अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन सीखनी है या डिकम्पोजिशन भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम वैसे देखें किसी नंबर का, सपोज करें कि हमारे पास कोई एक 9 एक नंबर है, तो हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। इनके हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के लिखें या हम 9, इनके ये 9 की फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसी तरह सपोज करें अगर यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स की डिकम्पोजिशन भी तो हो सकती है। तो आज हमने वही सीखनी है कि हम किसी भी मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोगों ने दो लिटिल मेथड या क्रॉस मेथड वगैरह हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को कि दो मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये जो हमारे पास आते हैं ना, दो लिटिल मेथड या क्रॉस मेथड, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। तो इनको समझने के लिए हमें मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का आना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे और इसके हम एडवांटेजेस को भी देखेंगे और इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, उनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सपोज करें हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है ax = b, जो कि हमारे पास एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लीनियर इक्वेशन का है। तो वी फैक्टराइज a एज a = lu। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे l क्या है और u क्या है। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें पता है कि हम उसको ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मीन के जो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन पढ़नी है या मीन के जिस मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करनी है वो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की करनी है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास एक सिस्टम है, तो उसमें से हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फैक्टराइज करना है। किस तरह करना है? a = lu। अब यहाँ पे l और u क्या है वो देखते हैं हम लोग। जो l है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड u हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अब यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ से आ गया और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ से आ गया। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में भी समझाता हूँ, ठीक है। तो मीन के हमारे पास अगर अभी ये मैंने आप लोगों को अगर मीन के थ्योरी मैंने आप लोगों को समझा दी। अब अगर थोड़ा इसके ऊपर हम विजुअलाइज भी कर लें कि ये कैसा होता है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखिए हमारे पास हम इस सपोज करें कि हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है और 3/3 का हमारे पास ये, हम इसको जो उसके एलिमेंट हैं A11 होता है, A12 और A13। आई थिंक ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास ये A11 से क्या मुराद है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 से मुराद क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 1 रो और थर्ड कॉलम को मीन के ये किसी भी एलिमेंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो कहाँ पर है मैट्रिक्स के अंदर, कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, ठीक है। तो हमारे पास अब देखें, अब जो हमारे पास लोअर मैट्रिक्स होता है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है,
उसके अंदर डायगोनल के ऊपर वाले जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, देखिए ये डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं, ये वाली डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास, ये L11, L22 और L33। मीन के आप यहाँ पे अगर 1 मिनट के लिए आप लोग भूल जाएं कि यहाँ पे कोई L है, मान लें कि यहाँ पे क्या हमारे पास, बल्कि मैं इसी ऊपर वाले को ही मान लेता हूँ कि हमारे पास ये कोई एक A मैट्रिक्स है। अब अगर ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं A11, A22 और A33, तो अगर इन डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो हो जाएं, मीन के A12, A13 और A23 अगर जीरो हो जाएं, तो ये हमारे पास बन जाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि डायगोनल एंट्रीज से ऊपर वाली तमाम एंट्रीज जीरो होंगी और नीचे वाली नॉन जीरो होंगी। और अगर यहाँ पे अपर की बात करेंगे तो फिर इसका उलट हो जाएगा, मीन के डायगोनल के एलिमेंट के नीचे वाली क्या होंगी, एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी और ऊपर वाली क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। ये हमारे पास, अब देखें वही चीज, मीन के अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी तमाम एंट्रीज को L11, L21 से रिप्रेजेंट करा दिया। मीन के हमारे पास ये रिप्रेजेंट कराने का हमारे पास एक मेथड भी है कि हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है और जो इसके अंदर एंट्रीज हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हैं या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने इस मैट्रिक्स को हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। देखें कैसे डिवाइड करने से मुराद ये है कि हमने इसी मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर अलग कर दी और इसी में से हमने क्या किया है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी निकाल लिया। तो अब यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि अगर जब हम इसको इस चीज के इक्वल लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि वी विल गेट द इक्वेशन 9 इक्वेशन। देखें अब हमारे पास यहाँ पे 9 इक्वेशन बन जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास अननोन वेरिएबल होंगे वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, देखें ये कैसे 12 हो जाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे 6 ये अननोन और 6 ये अननोन, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो 9 बन रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनका यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकें। इनका हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इनका क्या कर सकें, यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो अब हम ये क्या करेंगे कि अगर क्योंकि हमें मीन के हमारे पास 3 एक्स्ट्रा अननोन है, अगर हम 3 एक्स्ट्रा जो अननोन है अगर हम उनको ही फिक्स कर दें, फिक्स करने से मुराद है कि हम अपनी मर्जी से कोई उनको वैल्यू दे दें। तो क्या ये पॉसिबल है कि जब हम उनको वैल्यू देंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 9 अननोन बच जाएंगे और 9 इक्वेशनें हो जाएंगी। तो मतलब कि फिर हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इनका कोई भी यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो हम वही काम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे 3 जो वैल्यूज को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब ये मर्जी से भी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किस तरह ये करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है कि आपने किस तरह उनको फिक्स करना है उन 3 वैल्यूज को। तो वो कौन कौन से मेथड हैं, वो हैं हमारे पास डू लिटिल मेथड और क्रॉस मेथड। ये मैं डिटेल से तो आप लोगों को 1 बाय 1 इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंशाल्लाह इनके ऊपर ही होगी, डू लिटिल मेथड और क्रॉस मेथड। अब देखें डू लिटिल मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको 1 के इक्वल कर देते हैं। मीन के तमाम डायगोनल एंट्रीज को 1 के इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास मीन के L11 भी 1, L22 भी 1 और L33 भी 1। तो जब 1 1 कर देते हैं बाकी हमारे पास 9 अननोन और 9 इक्वेशन हो जाती हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम इनका यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकें। और क्रॉस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको 1 के इक्वल कर देते हैं। मीन के उनकी तमाम एंट्रीज को 1 1 के इक्वल कर देते हैं।
तो हमारे पास फिर भी क्या बन जाती है, 9 इक्वेशनें और 9 अननोन बच जाते हैं। किस तरह, देखिए हमारे पास ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो डू लिटिल मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, n को 1 1 के इक्वल कर देते हैं। n को क्या करते हैं, 1 1 के इक्वल, मीन के L1 1 को 1, L2 2 1 और L3 3 भी 1, इन तीनों को 1 1 कर देते हैं। तो मीन के अब हमारे पास ये 3 ये अननोन बच जाते हैं हमारे पास, और ये क्या बच जाते हैं हमारे पास 6 ये हमारे पास अननोन बच जाते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने अननोन हो जाते हैं, 9, और 9 इक्वेशन हमारे पास आती हैं। तो हम इनका यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है। और हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, हम क्रॉस मेथड के अंदर इन एलिमेंट को क्या करते हैं, इन को क्या कर देते हैं 1 के इक्वल रख देते हैं, इनको u1 1। अब हम इनको नहीं छेड़ते, बल्कि हम फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं और इनको 1 1 के इक्वल रख देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब वो कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि ये वीडियो जैसे ही है आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अब देखिए हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया डू लिटिल मेथड या क्रॉस मेथड। ये मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन से आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। अब आते हैं हम लोग कि हमने किसी भी मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन तो कर ली, लेकिन इसके कुछ हमारे पास फ़ायदे भी होंगे, हमने क्यों की, और इसकी कुछ लिमिटेशन भी होंगी कि हम कुछ मीन के हम कुछ ऐसी कंडीशन भी हमारे पास आ जाती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि अगर वो हमारे पास अक्कर हो जाए तो हमारा ये मेथड फेल हो जाता है। तो पहले हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व बाय ट्रायंगुलराइजेशन मेथड या हम फैक्टराइजेशन मेथड इज लेस देन द गॉस मेथड। ये मैंने गॉस मेथड के ऊपर एक वीडियोस बनाई हुई हैं इनके ऊपर भी, कि जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये हमारे पास, लेकिन उनकी निस्बत हमारे लिए ये इनके अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो कम हो रहे होते हैं इस मेथड में बनिस्बत गॉस मेथड की। तो अब सेकंड हमारे पास क्या है कि इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि अमंग डायरेक्ट मेथड दिस मेथड इज आल्सो ऑपरेटेड एज सॉफ्टवेयर फॉर मीन के प्रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। मीन के ये जो हमारे पास जितने भी डायरेक्ट मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्रामर रूल क्या, एक क्रामर रूल हो गया, गॉस एलिमिनेशन हो गया, गॉस जॉर्डन मेथड हो गया। तो ये जितने भी मेथड है ना, उनकी निस्बत इसको प्रेफर किया जाता है कि इसके लिए क्या है, हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उनके अंदर इसको प्रेफरेंस दी जाती है, इस मेथड को। अब देखिए हमारे पास ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, इसके अंदर भी 2 मेथड आ जाते हैं ना, जो मैंने आपको बताया है कि अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज को 1 के इक्वल कर देंगे तो वो कोई और मेथड बन जाएगा, हम उसको किसी और मेथड के थ्रू करेंगे। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम 1 के इक्वल करेंगे तो उसके लिए एक अलग मेथड है, मीन के दोनों को अलग उन्होंने नाम दे दिया है। तो हम वो 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि दिस मेथड फेल्स इफ एंड ओनली इफ this method fails if only of diagonal element matrices lower triangular matrix and upper triangular matrix is 0। अब देखिए हमारे पास ये क्या है कि ये मेथड फेल हो जाएगा कब, जब हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज 0 हों। ठीक है, इनके अगर कोई भी हमारे पास उसके अंदर 0 आ जाती है तो हमारे लिए ये मेथड वैलिड नहीं होता, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या है कि ऑल द प्रिंसिपल मैनर ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर, मीन के जो इनके हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स के तमाम प्रिंसिपल मैनर भी क्या होने चाहिए, नॉन सिंगुलर होने चाहिए, वरना हमारे पास ये वाला जो मेथड है ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज की वीडियो में अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को फैक्टराइजेशन में किस तरह लिख सकते हैं
और लिखने का हमने मेथड भी देखा, और मीन के हम ये क्यों लिखते हैं उसके मैंने एडवांटेज बता दिया आपको। मीन के हम ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड पढ़ते हैं, क्रॉस मेथड या डू लिटल मेथड, उसके लिए हमें किसी भी मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन का आना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।